तो इसमें फिर मैं आप लोगों को एक वेब पेज, वैसे वेब पेज तो आप लोगों को पहले ही बनाना बताया है, नहीं होम पेज थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से और हम कैसे कर पाएँ या बना पाएँ, ट्राई करके बताता हूँ फिर। हाँ बताओ सर, एक बार जो होम पेज पे हम लिंकिंग करते हैं ना, हाँ तो मुझे बता दीजिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ। होम पेज के अंदर लिंकिंग, होम पेज के अंदर लिंकिंग आपको मेन्यू बार में करना होगा। मेन्यू बार में तो लिंक कर रहे होगे आप। मैं तो वही पूछती हूँ। वैसे तो अभी मैं होम पेज आपको बताऊंगा, बट मैं पुरानी फाइल से बताता हूँ आपको, इससे थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, एक हमने मेन्यू बार बनाया था ना, मेन्यू बार होम पेज भी बनाया था हमने, तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब देखो, जब भी आप होम पेज बनाते हो तो उसमें क्या होता है, एक मेन्यू बार रहता है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन्यू बार बना होगा पूरा कंप्लीट, ये मेन्यू बार है यहाँ तक, ठीक है। एक रो हमारी अलग से ही बनती है उसकी। तो ये जो हमारा मेन्यू बार बना हुआ है, इसमें जो भी मेन्यू ऑप्शन आप बना रहे हो तो ठीक है। मेन्यू ऑप्शन का जैसे आपने होम लिख दिया, अबाउट अस लिख दिया, गैलरी लिख दिया, ठीक है, फीडबैक लिख दिया, कॉन्टेक्ट लिख दिया। अब जब आप इनमें लिंक देना चाह रहे हो तो इनके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से पेजेस बनाने पड़ेंगे। जितने मेन्यू ऑप्शंस आपने बनाए हैं उतने पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कि जैसे आप होम का एक ऑप्शन बनाए हैं आपने मेन्यू, अब होम पेज तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका तो आपको अलग से पेज दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपने होम पेज यहाँ बनाया था, जिस नाम से बनाया था, वही नेम आपको यहाँ मेंशन कर देना होगा सीधे डायरेक्टली, ठीक है। अबाउट अस की बात करें तो अबाउट अस वाला जो पेज है ये आपको बनाना पड़ेगा पहले, और लिंक करने का प्रोसेस वही है कि आप यहाँ पे एंकर टैग लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया है HREF इक्वल्स टू उस फाइल का नाम homepage.html लगाना ये जरूरी है। जो भी एक्सटेंशन या जिस एक्सटेंशन से आपने फाइल को सेव किया था, चाहे वो HTML हो या HTML हो, ठीक है, वो एक्सटेंशन वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, तभी वो फाइल को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। और उसके जस्ट बाद, जिस मेन्यू ऑप्शन से पहले आप इसको अप्लाई कर रहे हो, उसके जस्ट बाद एंकर टैग हमारा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए लिंक बनाना चाह रहे हो, अबाउट अस में मैं कोई लिंक देना चाह रहा हूँ किसी फाइल का, तो मैं क्या लिखूंगा, HREF इक्वल्स टू फाइल का नाम आ जाएगा। सपोज एक फाइल मैंने बनाई है about.html। अब अभी तो ऐसे बनी नहीं है, सपोज मान लेता हूँ कि मैंने बनाई है, ठीक है, और अबाउट उसके बाद ए टैग मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अगर ये फाइल मेरी बनी हुई है वहाँ पे लिंक में दिखा देगा, नहीं तो फिर नहीं दिखाएगा। ऐसे ही आपने लिंकिंग करनी होती है। ये लिंकिंग तो हमारी काफ़ी इजी होती है, ये हमारी इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग होती है कि एक डॉक्यूमेंट से आप दूसरे डॉक्यूमेंट में लिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। इंटर फाइल लिंकिंग जो है हमारी, वो सेम फाइल में लिंकिंग जो होती है कि सेम फाइल में ही हमारा कंटेंट है पूरा, जो हमने दिखाना है, जो हमने क्लिक करना है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन हमारा दोनों एक ही पेज में है, सेम फाइल में है, तो हमारी इंटरनल लिंकिंग होगी। ये हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग होगी कि बाहर जो अदर फाइल्स हैं हमारी, उनसे हम उसको लिंक कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ? हाँ रोहित बताओ, कुछ कह रहे हो? सर बैक वाले पेज और कॉन्टैक्ट पेज पे क्या डालना है, डालना है क्या कॉन्टैक्ट वाले पेज पे कॉन्टैक्ट तो आएगा, डिटेल आती है पूरी। अब आपका एक कोई नहीं है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक डिटेल होगी वहाँ पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि कोई आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब आप जैसे कोई प्रोडक्ट आप प्रिपेयर करते हो, अब उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर देने के लिए लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, उसको परचेज करने के लिए कैसे कॉन्टैक्ट करें, कोई ना कोई एक बेस तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा ना, वही आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है वहाँ पे पूरी कॉन्टैक्ट में। लोग आप तक कैसे पहुँच सकते हैं? देना पड़ेगा सर। फीडबैक फॉर्म बना सकते हो आप। फीडबैक में जनरली वही होता है, फीडबैक फॉर्म बनता है कि यूजर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है नहीं है,
जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे सेटिस्फाई है नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे एक फीडबैक आप देना चाह रहे हो, दे सकते हो आप। फीडबैक फॉर्म बनाया जाता है वहाँ पे, कई जगह कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा इस तरह का फीडबैक फॉर्म रहता है, सर्च कर लेना आपको मिल जाएंगे कई ऐसी वेबसाइट। गैलरी में आपकी गैलरी आ गई। अबाउट में अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे आप, अपने बारे में नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी वेबसाइट आपने बनाई है उसके बारे में। अच्छा, इसमें हिस्ट्री और मतलब वो चीजें। अब किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अपने बारे में तो नहीं बताओगे ना, वहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में बताओगे कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, कितने स्टूडेंट उसमें रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग अभी इसमें पास आउट हो चुके हैं, कितने लोगों का प्लेसमेंट आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको बताने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपका वे है वहाँ पे उसको बनाने का, समझाने का, करने का, ठीक है। दूसरा टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो टॉपिक है आपका किससे रिलेटेड टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, चाहे अबाउट हो, गैलरी हो, फीडबैक हो, कॉन्टेक्ट हो। फीडबैक की जरूरत नहीं है तो फिर हटा सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो मैंने मेन्यू ऑप्शंस यहाँ पे बनाए हैं वही ऑप्शंस आप लोग ने बनाए हैं, क्योंकि हर किसी वेबसाइट में ऐसा जरूरी नहीं कि फीडबैक का ऑप्शन होगा या कॉन्टेक्ट का ऑप्शन रहेगा। अब जैसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ मुझे लगता नहीं कि ऐसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स की जरूरत होगी, ठीक है। ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन आप इसलिए दे सकते हो कि अगर आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई आप जैसे कुछ आप टास्क करते हैं या कहीं पे होता है कि जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एंडेंजर्ड हैं जैसे, ठीक है, या आपको पता लगता है कि आप उसे रखना चाह रहे हो अपनी सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे आपकी, इस टाइप से, उसके लिए डिटेल्स दे सकते हैं कॉन्टेक्ट की हम। वैसे तो लगता नहीं है कि ऐसी डिटेल वहाँ पे देने की ज़रूरत है, कई सारी वेबसाइट्स में ज़रूरत नहीं होती, हटा सकते हो उस ऑप्शन को आप। होम आपको नहीं दिखाना है, होम भी हटा सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से होम वाला जो ऑप्शन है ये होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कई बार यूजर्स जो हैं वो वेबसाइट के अंदर खो जाते हैं, तो उनका मतलब ये हुआ कि वापस कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ से उन्होंने एंटर किया था वेबसाइट में, जो होम पेज एक हमारा होता है वो उनको नहीं मिल पाता। आप किसी भी वेबसाइट में देखोगे होम का ऑप्शन तो रहता ही रहता है, ठीक है। गैलरी जरूरत है तो गैलरी आप दे सकते हो। कहीं पे होता है कि इस तरह की वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे गैलरी की जरूरत नहीं होती। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई आपकी कंपनी है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके पास गैलरी से रिलेटेड कोई ऐसा ऑप्शन रहता नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड गैलरी अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो गैलरी या जो इमेजेस आप दिखाना चाह रहे हो तो अबाउट में भी दिखा सकते हो आप, या फिर उसके लिए जो प्रोडक्ट वाला पेज बनेगा आपका कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट हैं या क्या क्या सर्विसेज हैं उसमें वो कवर हो जाएगा। तो गैलरी बनाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, देखना पड़ता है ना उसके हिसाब से, ठीक है। और एक चीज और हाँ बताओ। मतलब कोई वेबसाइट पे तो सर्च का ऑप्शन आता है, और जैसे मेन्यू बार डॉट जैसे करके उसमें पूरा तो नहीं होता होम नहीं होता अबाउट, होम अबाउट, जब वो मेन्यू पे क्लिक करते तब वो खुलता है। करेंगे तब आएगा वो, ये चीज़ें सीएसएस के थ्रू होती हैं, इतना ज़्यादा कस्टमाइज फिर जो किया जाता है ना सीएसएस के थ्रू किया जाता है। आप लोगों को ड्रॉप डाउन बनाना तो बताऊंगा ना, वैसे करने को वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं लेकिन वो उतना सही ऑप्शन नहीं माना जाता, वो वाला कई बार दिक्कत करता है। तो मेन्यू बार को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए एक तो यही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था, मेन्यू बार टेबल के थ्रू हम बना सकते हैं। एक तरीका और होता है एलआई के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं, बिना उसके पॉसिबल नहीं होता। और थोड़ा एडवांस फॉर्म में बनाना है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमने वहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ सकती है, जैसे किसी वेबसाइट में चेक करते हैं किस में आएगा, फ्लिपकार्ट में आ जाएगा। जैसे यहीं पे आते हैं हमारे ऑप्शन से, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस कहते हैं इनको हम, ये हैं। जैसे क्लिक करने से आपके सामने
लिस्ट वाला फॉर्म तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिर हमारा जो बना हुआ है ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बना हुआ है। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बूटस्ट्रैप के थ्रू या PHP के थ्रू आते हैं। जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस हम CSS के थ्रू ऐड कर पाएं, लेकिन कई सारे ऑप्शंस आप ये कह सकते हो कि CSS के थ्रू ऐड किए जाते हैं। जैसे स्लाइडर वाला ही ऑप्शन आप देख होंगे, लेकिन स्लाइडर में जो ये वाले ऑप्शंस देख रहे हैं आप कि इमेज को खुद से स्लाइड करना, इसके लिए फिर वहाँ पे क्या होता है कि जे क्वेरी ऐड हो जाती है। बिना जे क्वेरी के पॉसिबल नहीं है। ये वाला खुद से स्लाइड करेगा, ये हम CSS से बना सकते हैं। वो तो आप लोगों को बताया जाएगा। एडवांस से एडवांस जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाई थी बच्चों ने, आपने देखा होगा, सैंपल दिखाए थे मैंने आप लोगों को। तो वो सब हम यहाँ पे बना सकते हैं। काफ़ी एडवांस फॉर्म में ही ये आप लोगों को बताई जाएंगी। उसमें पॉसिबल तो यही है कि ट्राई यही किया जाएगा कि आप लोगों को जितने भी पॉसिबल एडवांस ऑप्शंस हैं वो सारे बताए जाएं जो सिलेबस में रहते हैं हमारे, ठीक है। बस हमारे सिलेबस में jQuery और PHP नहीं आता है। नहीं आता है वो काफ़ी एडवांस होता है ना उसकी। ये समझो आप कि कई जगह तो jQuery PHP सीखने की ही फीस बहुत ज़्यादा होती है। अब पता नहीं यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं ऐड किया, क्या इसका रीज़न है। ये चीज़ें एक्चुअल में यहाँ से ऐड नहीं होती है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐड नहीं होता। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल जहाँ हेड ऑफिस होगा, जैसे देहरादून में ही है, तो वहाँ से चीज़ें अपडेट होकर आती हैं। अब कई बार क्या होता है कि वो लोग भी देखते हैं कि अदर सेंटर्स में क्या चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। एक आप उत्तराखंड के अंदर ये कह सकते हो कि कुछ ही एक ऐसे सेंटर्स हैं जो अपडेटेड कोर्स करवाते हैं। उनमें से यहाँ का इलेक्ट्रॉन तिकोनिया का भी एक सेंटर, ये वाला सेंटर है हमारा वाला सेंटर, जो अपडेटेड कोर्सेज करवाता है। नहीं तो और जगह आपको HTML और CSS कहीं अगर आप सीखोगे तो आपको पुराना वर्जन ही मिलेगा, या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं बताए जाएंगे इसमें। एक नॉर्मल लेवल का ही हो रहता है। कोई भी चीज़ आप ले लोगे, जैसे VB.NET आप लोगों को यहाँ पे करवाया जा रहा है कई जगह इंस्टीट्यूट्स में, या पहाड़ साइड की जो इंस्टीट्यूट्स हैं या अदर जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे विजुअल बेसिक चल रहा है अभी भी। उन्हीं को सीखने के लिए तो विजुअल बेसिक भी अच्छा है, बट VB.NET जो है वो थोड़ा एडवांस हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप लोगों के सिलेबस में ऐड किया गया है यहाँ जैसे। तो हम लोग तो वही बताते हैं, VB.NET बताते हैं। तो कई सारे एडवांस ऑप्शंस ही यहाँ आपको अवेलेबल होंगे वैसे। अब कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो ऐड नहीं हुए हैं, धीरे धीरे हो सके टाइम टू टाइम ऐड हो जाएंगे। जैसे पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन की भी इस समय काफ़ी डिमांड है, तो अभी ऐड तो हुआ नहीं है वैसे कोर्स में। हो सकता है कि जावा को हटा के बाद में फिर ये पाइथन ऐड कर दें, ठीक है। तो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों को अप्लाई करने में। इतना ईजी नहीं होता ना, सारे सेंटर्स को देखते ही सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि और लोग करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। अब एक सेंटर करवा रहा करके नहीं होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो सेल्फ आप सीख सकते हो। इन्होंने उसके लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है कि कोई वैसे सीख नहीं पा रहा या सिलेबस में नहीं है, तो अलग से मंथली या जो क्रैश कोर्स होते हैं मंथली बेसिस में, पर मंथ 2 मंथ वाले, ठीक है, उनमें सीखा जा सकता है उनको। कि जैसे जिन्होंने पाइथन सीखनी है, jQuery सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जावास्क्रिप्ट तो आप लोगों के सिलेबस में पढ़ाया जाता है वैसे, पहले ऐड नहीं था, उसके लिए कुछ और था, तो अपडेट करके हम लोग ने जावा वहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया जावास्क्रिप्ट। तो बाकी और चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी फिर उसमें, जो आपका सिलेबस है। सारी चीज़ों को तो हटा नहीं सकते ना, ये है। मतलब तो अलग से आप अलग से सीखना होता हो तो फिर वो 1 मंथ का क्रैश कोर्स करता होगा। हाँ, 1 मंथ का 2 मंथ का जो क्रैश कोर्स, जितना मतलब उनको टाइम लगता है सीखने में, ग्रैप्स करने में, जो उनकी ग्रैप्सिंग पावर रहती है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो पहले बेसिक होता है ना, आप लोग पहले बेसिक चीज़ें सीख जाओ। अगर आपको बेसिक आ गया तो उसके बाद फिर तब आप ये सीखोगे कि उसको और थोड़ा सा एडवांस हमने बनाना है, तो तब हम जैसे डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी है उसमें, या वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है, एक वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में बनाना है, वेब पोर्टल्स जो बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें फिर आप बाद में सीख सकते हो। कि जैसे PHP सीख लिया आपने, तो उसमें वेब पोर्टल्स कैसे बनते हैं, एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, तो वो चीज़ें आप उसमें सीख सकते हो। jQuery के थ्रू वेबसाइट का कस्टमाइजेशन जो है वो और भी बहुत ज़्यादा एक कस्टमाइजेशन उसमें हो जाता है, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस हैं सीखने के लिए।
क्योंकि लिमिटेड नहीं होती ना कोई भी चीज़। सॉफ्टवेयर के अंदर तो आप ये कह सकते हो कि आप लोगों का जैसे सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, तो इसमें कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जितना आप सीखोगे उतना कम है। वैसे भी कंप्यूटर फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। कई सारे ऐसे कोर्सेज के अंदर आ गए हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होंगे कि कोर्सेज भी होते हैं। रोबोटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज होते हैं। डाटा साइंस का एक कोर्स होता है जिसमें डाटा से रिलेटेड, डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्सेज होते हैं। और एथिकल हैकिंग वगैरह ये तो क्या पहले से हैं हमारे कोर्स, यहाँ नहीं है मतलब होते हैं, बट ठीक है और लोग करवाते हैं। वैसे अदर इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, कई कई जगह होता है। और साइबर सिक्योरिटी की कोर्सेज हैं, जैसे CCNA हो गया। कोर्सेज तो कई सारे हैं। अब मेन क्या होता है कि हमें एक फील्ड सेलेक्ट करना होता है कि किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। अब वो हमें ही पता होता है, ये कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता। अब यह है कि आप लोगों को सिखाया जा सकता है, फिर जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या ज़्यादा अच्छी आपको जो लैंग्वेज लगती है, उस लैंग्वेज को आप थोड़ा और अच्छा कर सकते हो। एक लैंग्वेज में आपका हैंड अच्छा होना चाहिए, एक सिंगल लैंग्वेज में। अदर लैंग्वेज की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, चाहे गूगल में अप्लाई करो, विप्रो में अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पे डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं देखा जाता है, वो भी एक क्राइटेरिया है, वो सेकेंडरी क्राइटेरिया है। ठीक है, प्राइमरी क्राइटेरिया यही है कि आपको नॉलेज कितनी है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा आती है, अच्छी नॉलेज है किसी एक लैंग्वेज में, आप क्या चीज़ करके उनको दे सकते हो, क्या डेवलप करके आप उनको दे सकते हो, तो कोई भी कंपनी आपको हायर करने से मना नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी से ही वो करना आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका एक प्लान है, फ्यूचर प्लान है कि कंपनी में अगर जाना है, तो फिर तो आपको अभी से ही ट्राई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तो फिर ये ऑप्शन आप नहीं भी सीखते फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीख रहे हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ तो ये चीज़ यूज होनी ही नहीं है ना। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो इनका यूज ही नहीं होता है। वहाँ केवल ऑफिस वाला काम होता है, MS ऑफिस के थ्रू भी किया जाता है, वर्ड और एक्सेल में। पावर पॉइंट का भी इवन यूज नहीं होता है, दो ही चीज़ें यूज होती हैं। तो पहले अपना एक एम भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपका एम है, उसके बाद ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को देख के भी ये सब चीज़ें कर लेते हैं, तो उसमें फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है, बाद में धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको लगता है उस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, तो इंटरेस्ट डेवलप करना भी ज़रूरी रहता है। आपको लगता है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं इसमें कर सकती हूँ, तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा पूरा। कई ऑप्शन हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है। कब किस ऑप्शन में आप क्या चीज़ डेवलप करके आप दे दो, या क्या ऐसा कुछ नया टेक्निक, कुछ ऐसा नया कुछ प्रोग्राम या नया कुछ सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर दो, कोई कह नहीं सकता कुछ इसके बारे में। कई बार क्या होता है कि ऐसे कई एक्सपर्ट्स होते हैं जो अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर भी नहीं बना पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जिन्होंने बहुत कम सीखा होता है, बहुत कम नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत अपने खुद से वो ट्राई कर करके, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से नॉलेज लेके खुद से ही ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना देते हैं कि जो बहुत काम का हो जाता है। उसी बेसिस में ये हो जाता है कि किसी कंपनी को पता लग गया तो वो लोग उसको हायर कर लेते हैं कि ये इसमें ये एबिलिटी है करके, तो दिक्कत नहीं आती फिर वहाँ पे। ठीक है, अच्छा और कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है फिर आप लोगों का, जिनमें कोई आप लोगों को डाउट हो? तो एक मैं होम पेज बनाने का तरीका आपको बताता हूँ, और थोड़ा सा होम पेज को हम कैसे मॉडिफाई कर पाएँ। ठीक है, देखते हैं फिर। क्योंकि होम पेज का देखिए, एक मैंने आपको क्राइटेरिया तो बताया था, एक परफॉर्मा जो होता है वो तो मैंने आपको बताया था कि होम पेज का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार होम पेज का हमारा वही स्ट्रक्चर हो, कि जैसे उसमें लोगो भी होना चाहिए। लोगो तो चलो होता है, ठीक है, छोटे फॉर्म में कहीं ना कहीं भी लोगो एग्जिस्ट करता है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट का नेम कई जगह नहीं होता है, उसकी जगह खाली वेबसाइट का लोगो ही होता है। तो जरूरी नहीं है कि वेबसाइट का नेम आप वहाँ पे मेंशन करें। नोटिफिकेशंस हर किसी वेबसाइट में नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो वो तो मैंने आपको नॉर्मल वेबसाइट का बताया था।
अब देखते हैं कि थोड़ा अगर हमें इसे कस्टमाइज करना पड़ जाए तो कैसे वहाँ पे कस्टमाइज किया जाएगा। मैं भी थोड़ा बहुत CSS के ऑप्शंस कुछ आपको इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। तो पहले तो हमारा वही आ जाएगा HTML। ठीक है, उसके बाद हमारा हेड सेक्शन आ जाएगा। हेड के अंदर HTML के थोड़े एप्लीकेशन बताने वाले थे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ जैसे HTML के हम क्या क्या वो कर सकते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। 2 और 3 डेज में वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं मैं आपके कवर करवा दूंगा। CSS वाला जो पार्ट है वो तो मैं आप लोगों का मंडे से ही कंटिन्यू करूँगा, वैसे मंडे से ही वो कराऊंगा मैं आप लोगों का। बट ये है कि तब तक हमारे जो भी HTML के हमने टैग्स वगैरह पढ़े थे उसके कुछ यूजेस मैं आपको बता दूंगा। यूजेस तो क्या उसके कुछ आपको सैंपल्स में बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे हमने कोई जीमेल का पेज बनाना है, मान लीजिए जीमेल का एक हमारा साइन अप पेज आता है, तो एक प्रॉपर फॉर्म में आता है, तो उसको टेबल में कैसे हम बनाएं, टेबल में कैसे फॉर्म को एड्रेस किया जाए, वो तो ईजी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा पहली बार ट्राई करने में दिक्कत तो आती है, तो एक बार मैं करके आपको दिखा दूंगा उससे। जैसे होता है कि फेसबुक का ही पेज आपने बनाना है, वो कैसे बनेगा एक हिंट मैं आपको दे दूंगा। हेड सेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा। अब पहले ही डिपेंड करता है कि वेबसाइट में हम क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप खाली वेबसाइट का नेम दिखाना चाह रहे हो या लोगो भी दिखाना चाह रहे हो तो वो भी सही है। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करना वैसे मैंने आपको पहले ही बताया ही है, बट इसमें हम ट्राई करेंगे कि अलग अलग टेबल टैग के थ्रू ही करें, तो उससे थोड़ा वेबसाइट का लुक और अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, टेबल की विड्थ को हम रख देते हैं यहाँ पे 100%। ये रखना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि अगर कोई मिनिमाइज करता है वेब पेज को फ़ोन के अकॉर्डिंग, अगर वो देख रहा है फ़ोन के लुक में वेबसाइट को व्यू कर रहा है, तो उसको वहाँ मेन्यू बार सही दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा कंप्लीट। कई बार क्या होता है कि मेन्यू बार हमारा कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कोलैप्स हो जाता है, तो वहाँ पे फिर क्या रहता है कि CSS की प्रॉपर्टीज हमारी आ जाती हैं उसमें, कि हम उसको कोलैप्स करके दिखाएं कि मेन्यू बार जब स्क्रीन की वेट तुम्हारी इतनी होगी तो उस टाइप से कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो भी हमें एडवांस फॉर्म में जाना पड़ता है, एडवांस CSS हमारी यूज होती है वहाँ पे। CSS के भी 2 पार्ट हैं। टेबल में एक हम रो बना देते हैं। रो बनाने के लिए TR टैग यूज किया जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सेंटर में दिखे कंटेंट हमारा, जो भी इसके अंदर हम यहाँ पे कंटेंट दें सेंटर में दिखे, तो TH टैग लगाना पड़ेगा। और एक मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ लोगो, तो IMG SRC लग जाएगा उसके लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हाइट आ जाएगी उसकी, मैंने दे दिया 50, और दूसरा विड्थ आ जाएगी यहाँ पे उसकी, मैंने दे दिया उसको भी 50। ठीक है, इसके साथ वेबसाइट का नेम भी हम मेंशन कर सकते हैं, स्पेस देखें एंड NBSP। ठीक है, तो चेक कर लेंगे पहले हम किस तरह से हमें दिखा रहा है। अगर प्रॉपर नहीं दिखा रहा होगा तो एक ही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, या तो वेबसाइट का नेम या फिर उसका लोगो। सेव कर लेते हैं पहले इसको हम home1 के नेम से सेव कर लेते हैं, home1.html। ठीक है, तो फाइल ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे अपनी। ठीक है, इसका नाम हमने रखा था home1। राइट क्लिक कर लेते हैं और ओपन विद ओपेरा कर लेते हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेबसाइट का नेम छोटा दिखा रहा है। अब छोटा तो दिखेगा ही वैसे भी, क्योंकि फॉन्ट साइज वगैरह और ये सब हमने दिया नहीं वहाँ पे। दूसरा क्या है कि ये बीच में नहीं दिखा रहा है, जैसे हम चाह रहे थे कि बीच में दिखे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक काम आप ये भी कर सकते हो, इसको 2 रोज में आप डिवाइड कर सकते हो। 2 रो में डिवाइड करने में दिक्कत क्या आएगी, सॉरी 2 कॉलम में, एक यहाँ दिखाएगा एक यहाँ दिखाएगा, हम दोनों को एक साथ दिखाना चाह रहे हैं लेकिन, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट के नेम को थोड़ा बढ़ा दें, इसके लिए एक हेडिंग लगा दें। तो H1 टैग लगा देता हूँ, और H1 टैग वेबसाइट के नेम के बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हेडिंग ने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक दे दिया, ऑटोमेटिक ब्रेक कर दिया इसको। तो एक काम ये किया जा सकता है, हेडिंग टैग हम इमेज से पहले ही लगा दें, इस टाइप से मिल जाएगा। ये तब भी थोड़ा सा सही है, ठीक है। एक लोगो आ जाएगा हमारे यहाँ पे, कोई भी लोगो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लोगो के नेम से हम लोगो बनाया था एक, इसी को इंसर्ट कर लेते हैं। माई लोगो डॉट पीएनजी फॉर्म में था, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोगो का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा कर सकते हो आप इसको। बहुत बड़े लोगोस तो नहीं होते हैं वेबसाइट में, छोटे लोगोस होते हैं, जिस तरह से अभी आप देख रहे दिख रहा है, ठीक है। बट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आप इसको बढ़ा सकते हो, 30 करके देखते हैं एक बार। अब तब भी थोड़ा सही दिखेगा, ठीक है। इसकी हाइट वगैरह हम बढ़ाना चाह रहे हैं, टेबल की हाइट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, एक तो ये होगा कि हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर रहेगा, ठीक है। उस पेज में ही कोई हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखते हैं। तो एक मैंने तरीका आपको बताया था, हेक्स कलर कोड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हेक्स कलर पिकर से हमें यहाँ पे लेना होगा, तो इस टाइप का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो लाइट फॉर्म में ले लेते हैं इसको, ये इसका हेक्स कोड हो गया, इसे हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद फिर आप बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखना होगा इसके लिए, हमें यहाँ पे बीजी कलर इक्वल्स टू, क्या आएगा, कलर का नेम आ जाएगा। सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। दूसरा, टेबल की अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेबल में बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखते हैं पहले हम, ठीक है। क्योंकि एक तरह से क्या है, ये हेडर है, ठीक है। तो हेडर वाला जो सेक्शन रहेगा हमारा, उसमें वेबसाइट नेम, मेन्यू बार जो भी हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसका एक डिफरेंट कलर रहता है। तो हेक्स कलर कोड से इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कलर इसमें। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद वहाँ जाके पेस्ट कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये कलर हमें दिखा रहा है। दूसरा, इसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं टेबल की, हाइट इक्वल्स टू 50 ले लिया, ठीक है। सही दिखा रहा है हाइट। अगर हम बढ़ा के देखें इसको होगा, ठीक है, चेंजेस तो आ रहे हैं, ये नहीं हो गया। इसको हम थोड़ा और प्रॉपर दिखाने के लिए कलर कर सकते हैं,
ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर एक डिफॉल्ट कलर देने का ऑप्शन मैंने आपको बताया था टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं हम वाइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वेबसाइट का नेम दिखा रहा है, साथ में लोगो दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक और टेबल यहाँ पे बना लेंगे जिसमें मेन्यू बार को दिखाएंगे। चाहें तो हम सेम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अलग टेबल में करने का बेनिफिट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे अगर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे में अप्लाई हो जाएगा ना। मेन्यू बार का कुछ और कलर हम दिखाना चाह रहे हैं, या मेन्यू ऑप्शन जो हमने बनाए हैं वहाँ पे उसमें कुछ और कलर हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से टेबल बना रहा हूँ। टेबल की जो विड्थ रहेगी मेरी, ये तो 100% ही रहेगी। ठीक है, 100% में ज़्यादा सही दिखाई देता है। और एक हमारी यहाँ पे रो बनेगी, उसके अंदर हमारे मेन्यू ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसके लिए कौन सा टैग लगाना पड़ेगा, TH टैग लगाना पड़ेगा हेडिंग्स बनाने के लिए। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे होम का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं अबाउट। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं अबाउट के अलावा गैलरी वगैरह हो सकता है। ठीक है, गैलरी के अलावा वही फीडबैक वाला ऑप्शन ही देते हैं फिर अभी हम। ऑप्शन तो कुछ भी आप बना सकते हो, अभी तो खैर मैं वही रिपीटेड ऑप्शन ही बना रहा हूँ यहाँ पे। और कॉन्टेक्ट हो गया। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। इस टाइप से हमें यहाँ पे मेन्यू बार दिखा रहा है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फॉन्ट टैग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू मैंने दे दिया 4, और फॉन्ट टैग मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पेस्ट। और फॉन्ट टैग हमारा हर किसी ऑप्शन के बाद बंद होगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लास्ट में भी फॉन्ट टैग लग जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद फॉन्ट टैग हमारा बंद हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस के थ्रू ही क्लोज होगा और ओपन होगा। ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक सीक्वेंस है। इस टाइप से तो थोड़ा आप देख रहे होंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ गया। टेबल की जो विड्थ है वो तो ठीक है, लेकिन टेबल की जो हाइट है अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा उससे लुक सही हो जाता है। 50। ठीक है, थोड़ा आप देख रहे होंगे गैपिंग इसमें आ गई, जो गैपिंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऊपर चिपक के दिखा रहा था, वो गैपिंग आ गई हमारी। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को और बताई थी, टेबल की हाइट यहाँ पे बढ़ाने के लिए, सॉरी टेबल की विड्थ को मैनेज करने के लिए, इक्वल रखने के लिए। इसीलिए अब 5 ऑप्शन हमने बनाए हैं, तो 20% करके हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से। तो ये विड्थ हमारी हर किसी टैग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब ये विड्थ का ऐसे पता नहीं लगेगा, जब इसमें लाइनिंग हम लगाएंगे तब आपको ज़्यादा पता लग पाएगा। क्या लाइनिंग लगाने की वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी ठीक है। और बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार हम टेबल में। ठीक है, तो ये दूसरी टेबल हमने बनाई थी, चाहो तो इसमें थोड़ा गैप दे दे यहाँ से। कई बार होता है कि हमें पता नहीं लग पाता कहाँ से टैग हमारा ओपन है। BG कलर इक्वल्स टू फाइल का नाम, बैकग्राउंड कलर वही देना पड़ेगा जो हमने पहले दिया था।
ठीक है, कोई और कलर अगर आपको सही लग रहा है तो वो कलर भी दे सकते हैं। तो ये हेक्स कलर को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और वहाँ जाके हमारा वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऊपर वाली टेबल का भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा है, देखते हैं क्या दिखाते हैं। अब थोड़ा सही है, ब्लैक फॉर्म में ही है लेकिन पूरा ब्लैक नहीं है, ज़्यादा ब्लैक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे टेबल की हाइट हमें और बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है। दूसरी वाली टेबल जो हमारी, इसकी हाइट को हम यहाँ पे 80 रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ज़रूरत लगे उसके हिसाब से वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर का हेडर वाला पार्ट बन गया। इसको थोड़ा और कस्टमाइज फॉर्म में दिखाना है, जैसे एक मैंने लास्ट टाइम आपको TSS की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर वैसे आप इसको दिखाना चाह रहे हो तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं तरीका भी। जहाँ पे हमने विड्थ लगाई है TS टैग के अंदर, वहीं पे वो प्रॉपर्टी हमारी काम करेगी। ठीक है, यहीं पे इस प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या लिखा जाता है, स्टाइल, और यहाँ पे CSS की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो प्रॉपर्टी का नाम था बॉर्डर रेडियस। ठीक है, 40 पिक्सल देखा है, क्योंकि यूनिट देनी जरूरी होती है CSS के अंदर, बताता मैंने आपको। ठीक है, तो अभी तो नहीं दिखाएगा, जब हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे इसका तब दिखाएगा। आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा नेट। तो चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, तो आपको इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टेबल का बैकग्राउंड थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं, अगर सही लगता है तो। ठीक है, सही नहीं लगेगा, यही फॉर्मेट सही लगेगा तो वही कलर अप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मरून कलर इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये हमें इस टाइप से दिखता है ना। अच्छा, एक इफेक्ट और हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कलर हमने अप्लाई किया है ये तो ठीक है, ठीक है, ये यहाँ अप्लाई ना करके ये करना पड़ेगा हमें TH के अंदर, तब हमें यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को दिखा पाएगा प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, BG कलर इक्वल्स टू ये वाला जो इफेक्ट इसमें एक ही टाइप में अप्लाई किया था तो एक ही में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मेन्यू ऑप्शंस भी आप बना सकते हो। ये मैंने CSS की एक छोटी सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है,
और दूसरा बैकग्राउंड कलर हमें टेबल में ना देके यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया मैंने, ऐसे ही मैं इसको यहाँ देखता हूँ, जहाँ पे मैंने विड्थ प्रॉपर्टी लगाई है उसके बाद, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको इमेज के लिए बताया था, और ये ऑप्शन हम इमेज के अलावा मेन्यू बार में भी यूज कर सकते हैं अगर इसका लुक सही लगता है तो, तब, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका लुक ऐसे ही सही लग रहा है तो इसको रख सकते हैं आप, ठीक है। हाइट इसकी कम करनी पड़ेगी, फिर आपको 50 करनी पड़ेगी, तो अब थोड़ा ठीक इसका लुक आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस तरह से आप कर रहे हो वहाँ पे। फिर इसमें एक CSS की प्रॉपर्टी और आती है, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा आपको। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब हम कर्सर ले जाते हैं या कर्सर ले जाएंगे तो क्या करेगा, वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जब तक हम प्रॉपर CSS अप्लाई नहीं करेंगे तब तक अप्लाई नहीं होगा, ऐसे हम डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो वाला ऑप्शन तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे ये इफेक्ट आएगा, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के थ्रू। CSS की एक हमारी प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको इसमें। इसके अलावा फिर नीचे हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखाना है, ठीक है, या कुछ इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो। टेबल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखानी है तो डायरेक्टली imgsrc इक्वल्स टू फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। और विड्थ इसकी आप रखेंगे 100%, वो रखना जरूरी है। कम भी रख सकते हो जैसे वो सही लगता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। हाइट इक्वल्स टू 500, ये तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो हमारी होम पेज की इमेजेस होती हैं हाइट उसकी रहती है, चाहे वो स्लाइडर के फॉर्म में हो या विदाउट स्लाइडर हो, ठीक है। सोर्स हम यहाँ पे रख देते हैं 4.png, सॉरी JPG। ये हमारी वही इमेजेस हैं जो उस फोल्डर के अंदर सेव हैं। अब जैसे मुझे नेम्स उसके लर्न हो गए हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारी इमेज यहाँ पे इंसर्ट होगी। गैप देना चाह रहे हो तो गैप दिखाने के लिए BR देना पड़ेगा आपको, तभी आपको गैपिंग दिखा पाएगा, नहीं तो गैप नहीं आएगा ना, ठीक है। और इमेज की हाइट आपको लगता है कि और बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, 550 भी आप इसको रख सकते हो। थोड़ा इमेज प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में, ठीक है, वहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, कलर थोड़ा बहुत डार्क हो गया, वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा ना। फर्स्ट टेबल का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर है हमारा जिसको हम चेंज करते हैं। हेलो सर, और बार बार आपने बोला था ब्रेक के मुझे बदले प्री टैग यूज करने के बाद सीधे बॉडी टैग के बाद सीधे प्री टैग एक बार आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी साउंड नहीं आ रही। सर ये हम पहले भी प्री टैग दे सकते हैं, बॉडी पहले भी सीधे प्री टैग दे सकते हैं बॉडी के सीधे बाद। बॉडी के बाद कौन सा BR टैग? प्री टैग प्री टैग दे सकते हो, लेकिन प्री टैग देने का फायदा क्या है, फिर वो तो जैसा आप कोडिंग यहाँ कर रहे हो वैसे दिखा देगा, वो फायदा नहीं होगा ना उसका। कई बार उसमें दिक्कत आ जाती है। प्री टैग का यूज वहीं करना चाहिए जहाँ पे हमें उसकी जरूरत है, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है ना प्री टैग, इसलिए अगर हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। दो टेबल्स के बीच में हम ब्रेक जरूर यूज कर सकते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे मेन्यू बार में और वेबसाइट नेम में ब्रेक आना चाहिए तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है सूट नहीं कर रहा है इसमें,
क्योंकि इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि कलर कॉम्बिनेशन हम क्या रख रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन अगर हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, तो वेबसाइट का लुक जो है ऑटोमेटिकली क्या है, बहुत अच्छा हो जाता है। ज़्यादा कुछ मेहनत किए बिना भी आप देखोगे कि वेबसाइट का लुक ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा, अगर हमारा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये सारे ऑप्शन जो हैं बहुत अच्छे हैं तो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वेबसाइट का लुक खुद ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, वैसे जो ये वाला मैंने ऑप्शन आपको बताया है, ये वाला ट्रेंड अब खत्म हो गया, ये ट्रेंड चलता नहीं है। नॉर्मल वाला जो ट्रेंड पहले जैसे हमने किया था, ठीक है, वही वाला ट्रेंड हमारा कई जगह फॉलो होता है। और ये भी रहता है कि एक जगह आपको वेबसाइट का नेम दिखा रहा है और दूसरे में आपको यहाँ पे मेन्यू ऑप्शंस दिखा रहे हैं इस टाइप से। जैसे कि मैंने आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वाला जो ऑप्शन दिखाया था ना, बताया था उसमें, देखते हैं उसको भी करके एक बार। रेस्पॉन्सिव तो नहीं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट का नेम एक जगह दिखा दिया एक साइड में, और दूसरी तरफ हमने दिखा दिए ये वाले नेम जो मेन्यू बार हैं इनके ऑप्शंस। तो ये हम कर सकते हैं, टेबल के थ्रू कर सकते हैं इसको हमेशा। ठीक है, वहाँ पे फिर हमें अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही टेबल से हमारा काम चल जाएगा। अलग अलग रो हमें बनानी पड़ेगी। रो भी अलग अलग बनेगी, कॉलम्स भी अलग अलग बनेगी, लेकिन रो बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिंपली यहाँ पे कॉलम्स बना के करेंगे ऐसा। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं तरीका दिखाता हूँ आपको भी। तो यहाँ पे हमने रो एंड कर दी थी, इस रो को अब एंड नहीं करेंगे हम, यहाँ इसको विड्थ एक प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो इसकी विड्थ मैं यहाँ पे रख देता हूँ 50%। बाकी जो विड्थ है हमारी उसको फिर हमें मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा इसको मैं देता हूँ यहाँ पे TD। ठीक है, चलो अगर TH में ही पहले हम अप्लाई करके देखें, अगर सही दिखाता है तो। सही नहीं दिखा पा रहा है तो फिर TD लगाना पड़ेगा, वैसे TD ज़्यादा सूट करेगा इसके लिए। ठीक है, TD टैग हो गया, और यहाँ पे इनकी विड्थ को कम करना पड़ेगा 10%। 10% के 5 हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 5 मेन्यू ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप हटाना चाह रहे हो हटा सकते हो, क्योंकि इतना प्रॉपर फॉर्म में ये ऑप्शन नहीं लग रहा। ठीक है, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे? अच्छा, एक चीज़ और ट्राई करते हैं, अगर हम सपोज यहाँ पे इसकी हाइट दे दें। ठीक है, हाइट इक्वल्स टू 20 सपोज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो हाइट का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें, तो इसीलिए हाइट अगर लगाते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन अब हम यहाँ पे हटा सकते हैं, क्योंकि ये वाला पैटर्न हमारा उतना सही लगता नहीं है। जो मैंने आपको बताया भी था कि इसका ट्रेंड अब खत्म हो गया। एक ऑप्शन समझाने के लिए मैंने आपको, ऐसा भी अगर आप करना चाहते हो या कोई बनाना चाहता है वो बना सकता है। ठीक है, तो विड्थ हमें देने की जरूरत है, बैकग्राउंड कलर की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। हाँ बताओ। जो आपने TD टैग यूज किया, टेबल के एलिमेंट्स दिखाने के लिए आपने टेबल टैग नहीं सीखा था आपने? टेबल टैग के अंदर ही हमारा यूज होता है, टेबल के अंदर के एलिमेंट्स दिखाने के लिए TD टैग। टेबल डाटा हुआ, TH टैग जो होता है हमारा टेबल की हेडिंग्स के लिए होता है। TH टेबल की जो ऊपर की कॉलम की हेडिंग होती है, हम कोई टेबल बना रहे हैं ऐसे, जैसे एक्सेल में या कहीं भी आप टेबल बनाते थे,
एक्सेल में जो टेबल बनती थी हमारी, उसमें एक हेडिंग होती, तो हेडिंग टीएक्स से बनती है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, नीचे के एलिमेंट दिखाने हैं आपने, तो उसके लिए फिर हमें वहाँ पे टीडी टैग लगाना पड़ेगा, उसके लिए होता है। दोनों में अलाइनमेंट का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, बस दोनों में अलाइनमेंट का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। इस टाइप से हमारी मेन्यू ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से सही लगता है, ऐसे अच्छा लगता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। वैसे ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट का नेम और लोगो फिर दोनों नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, या तो वेबसाइट का नेम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ऐसे में फिर हम यहाँ पे वेबसाइट का लोगो हटा सकते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाया था वेबसाइट का लोगो, इसको हटाया जा सकता है। खाली वेबसाइट का नेम आ जाएगा, जो भी नेम हम वहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा स्टार्टिंग में अगर गैपिंग रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार एंड एनबीएस पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा और लगाना पड़ेगा हमें, ज़्यादा गैपिंग नहीं दिखा रहा है, तो फिर हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बट अलाइनमेंट की वजह से नहीं दिखा पा रहा है ना गैपिंग। अच्छा, अगर हम इसको हेडिंग के अंदर ही लगाएं, पहले नहीं दिखा रहा तो मे बी हेडिंग में दिखा सकता है। ठीक है, तो अब सही आ गया। तो कई बार इस तरह की सेटिंग्स भी हमें देखनी पड़ती हैं। आप देख रहे होगे कि पहले मैंने अप्लाई किया था हेडिंग से पहले, तो उसने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसका ही वो अलाइनमेंट ले रहा होगा, लेकिन हेडिंग का भी हमें पता है कि अपना एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। जहाँ भी वो हेडिंग दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत अगर हमने उसको एडजस्ट करना है, गैपिंग दिखानी है, तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स क्या किया, एंड एनबीएस पे लगा दिया। ठीक है, तो उससे अब हमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में दिखा रहा है। तो ये हमारे वेबसाइट का एक क्या हो गया, हेडर वाला सेक्शन है। ठीक है, हेडर सेक्शन को अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने 100 रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि और ज़रूरत है 150 हम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 150 भी सही दिख रहा है, और नीचे एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारी आ जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कैसे आएगी वो भी देख लेते हैं। इसी के नीचे ले आते हैं हम, टेबल के फर्स्ट एलिमेंट से नीचे। ठीक है, या फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम देखते हैं एचआर टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसकी जो विड्थ है ये हम रख देते हैं यहाँ पे 100%। दूसरा इसका साइज बताया था मैंने आपको 2। ठीक है, एक मैंने कलर प्रॉपर्टी आपको बताई इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए अभी मैंने रख दिया यहाँ पे ग्रीन। और एचआर टैग हमारा यहाँ पे क्लोज नहीं होता है। अच्छा, ये फर्स्ट वाले उसके नीचे आ गया, लेकिन क्योंकि हमने फर्स्ट वाले इसके नीचे दिया था ना, हम चाह रहे थे कि टेबल के नीचे आए, जैसे मैं अप्लाई करना चाह रहा था उसको टेबल के नीचे। अगर आपको लगता है कि ऐसे भी ये सही लग रहा है, थोड़ा अगर हम छोटा करें इसका साइज 20%, अगर मैं करके देखूँ उसको, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा ना, लेकिन इसका फिर
इस टाइप से दिखाएगा हमें। वैसे तो अगर मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, इसको मैं कहीं दूसरी जगह अप्लाई करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर करना हो तो ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ पे भी हो जाएगा। हमने इसको अप्लाई करना था एक्चुअल टेबल के बाहर यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्रेक आएगा और उसके बाद वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, विड्थ हो जाएगी इसकी 100%। साइज बढ़ाना चाहें साइज को हम बढ़ा सकते हैं, 5 कर लेते हैं। इस टाइप से हमें दिखाएगा। और यहाँ पे हमें लगता है कि ब्रेक ज़्यादा हो गया, तो ब्रेक को हम कम कर सकते हैं। या जरूरत ही नहीं है ब्रेक को तो हटा भी सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि ऑटोमेटिक ब्रेक तो लाइन में हमें यहाँ पे देता ही देता है, चाहे कोई भी लाइन हो, किसी तरह की लाइन हो, ऑटोमेटिक ब्रेक वहाँ पे आता ही आता है। ठीक है, ये हो गया। अगर लाइन आपको सही नहीं लग रही, आप लाइन को भी हटा सकते हो। ये तो एक मैं चीज़ों को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगता है वैसा इम्प्लीमेंटेशन वेबसाइट के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, विदाउट ब्रेक यहाँ पे हमने इमेज को अप्लाई किया। ठीक है, एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, ये जो साइड में गैपिंग आ रही है, जो ये पेज का कलर दिख जा रहा है ना, इसको भी हम हटा सकते हैं। नॉर्मल HTML के थ्रू तो नहीं होगा, CSS के थ्रू होगा, मैं आपको बताऊंगा जल्दी। ठीक है, कैसे हम कर पाएंगे, तब उसका जो लुक है और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अभी तो वैसे ठीक आ ही रहा है लुक उसका। ठीक है, तो ये हमारी इमेज आ गई। इमेज की बात फिर जैसे होता था कि हम कोई कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे हम दिखाना चाहते थे कंटेंट या कोई पैराग्राफ। दूसरा उसका अलाइन क्या होगा, हमने कर दिया कि अलाइन उसका सेंटर होगा, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ड से ही हम यहाँ पे अपना पैराग्राफ ले लेते हैं। सिंपल पैराग्राफ इक्वल्स टू RAND 4 पैराग्राफ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, सही आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसे अगर आपने फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना है, पैराग्राफ का कंटेंट जो आपका दिख रहा है, फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाह रहे हो उसका, तो फॉन्ट टैग यहाँ पे लगा सकते हो आप। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 4। कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है, कलर इक्वल्स टू, वैसे तो वाइट भी सही, फेस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक फेस आता है जूस ITC के नेम से। जब भी फॉन्ट फेस में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट्स के अंदर लिखना उसको जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना। सिंगल वर्ड होगा तब तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लिखने की। ठीक है, अब इसमें तो लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अगर ये थोड़ा बोल्ड होता तब थोड़ा सही दिखाई देता। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं लग रही इसकी, बस सही नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं इसके लिए एक फॉन्ट आता है गैब्रियोला। ठीक है, तो फॉन्ट साइज बढ़ाना है, हम इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा कम हो गया था तो इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 7 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 5 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो 5 ही से रखते हैं, बहुत बड़ा फॉन्ट साइज भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कंटेंट आ गया हमारा। और नीचे फिर आप यहाँ पे फुटर दिखाना चाह रहे हो तो फुटर भी आ जाएगा। तो फुटर के लिए चाहो तो आप फिर यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। ठीक है,
विड्थ आप यहाँ पे इसके रख दीजिए 100% और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रो बनानी पड़ेगी, ठीक है, TR टेबल रो, और उसके अंदर का एलिमेंट दिखाने के लिए सेंटर में दिखाया जाता है हमेशा, ठीक है। तो TH टैग, क्योंकि TH का अलाइन क्या होता है, सेंटर होता है। क्या क्या आता है, जैसे कॉपीराइट का सिंबल आता है तो उसके लिए एंड कॉपी मैंने आपको बताया था, कॉपी और सेमीकोलन। फिर क्या लिखा जाता है, कॉपीराइट @ जो भी वेबसाइट होगी उसका नाम आ जाएगा, वेबसाइट नेम .com, ठीक है। कॉन्टैक्ट वगैरह दिखाना है दिखा सकते हो आप, कॉन्टैक्ट जो भी देना है आपने ये आ जाएगा, ठीक है। और भी कोई डिटेल आप दिखाना चाह रहे हो दिखा सकते हो आप। जी हमारी डिटेल आ गई है, बन रही है, काम करते हैं, इसको साइज बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी हाइट इक्वल्स टू 200, ठीक है। आप सही दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड कलर आप देना चाह रहे हो, वही हमारा हेडर में जो हमने दिया था, हेडर वाला ही हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। सेव करके अब ट्राई करते हैं, ये हमारा फुटर है। तो एक नॉर्मल सी हमारी वेबसाइट बन गई, ठीक है। अब इसमें फिर हमारा क्या ऑप्शन रहेगा कि जैसे हमारी जो मेन्यू ऑप्शंस हैं उनमें लिंक देना, लिंक करना भी जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो उसमें लिंकिंग हमारी हो जाएगी। लिंक करने के बाद एक तरह से प्रॉपर फिर हमारी क्या बन जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं बाद में बताने वाला था, जो आपसे कह रहा था कि यहाँ पे जो गैपिंग आ रही है ये उतनी सही दिख नहीं रही है ना एक्चुअल में, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई जाती है, बॉडी टैग के अंदर ही ट्राई करते हैं अगर काम कर जाता है तो। CSS की प्रॉपर्टी होती है स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। पिक्सल तो खैर लिखा नहीं जाता है, 0 ही लिखा जाता है। यहाँ पे नहीं लिख पा रहा है, फिर वो प्रॉपर CSS लगा के ही हमें करना पड़ेगा। अब उसका तरीका तो मैं आप लोगों को फिर तभी बताऊंगा जब CSS पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। तो ऐसे तो अभी हो नहीं पाएगा। और दूसरा तरीका, अच्छा हमने इसको टेबल में लगा दिया था ना, एक बार रुकिए, हमने इसको टेबल में लगा दिया था, बॉडी में लगाना पड़ेगा, तभी अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है देखते हैं सेव करके, अब अप्लाई हो गया। तो अब जो गैपिंग आ रही थी आप देख रहे हो, वो गैपिंग भी नहीं आ रही है, उस गैपिंग को उसने कवर कर लिया। तो यहाँ पे फिर हमारी CSS काम करती है ऐसे में। अब आप अगर चाहो तो यहाँ पे इमेज की जो हाइट है, सॉरी विड्थ है, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो कम करना चाहो आप कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कि प्रॉपर होम पेज हमारा बन चुका है जैसे बनना चाहिए। बाकी फिर लिंकिंग वाली बात है, इसमें लिंकिंग वगैरह जो आप करोगे, लिंक के बेसिस में जितने पेजेस हैं वो सब बनेंगे आपके, ठीक है। तो कुछ और चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे इसमें, मैं वो आपको तरीका फिर बताऊँ। अभी आज के लिए इतने करते हैं, वो मैं आपको कल बताऊँगा फिर कि इसमें अगर हम कोई अदर पेजेस बना रहे हैं तो उसको और प्रॉपर तरीके से कैसे बनाएं फिर। क्योंकि होगा क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो यहाँ हमारा ये वाला पार्ट है, जो हेडर वाला पार्ट है हमारा और जो फुटर वाला पार्ट है, ये हर किसी वेब पेज में दिखना चाहिए,
चाहे आप होम में क्लिक करो, चाहे अबाउट में क्लिक करो, ठीक है, गैलरी में क्लिक करो, फीडबैक में क्लिक करो, कहीं भी आप क्लिक करो तो वहाँ पे वो दिखना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी तो वैसे भी खैर दिखेगा नहीं क्योंकि लिंक तो है नहीं हमारा। इससे पहले आपने देखा होगा हमने जब लिंकिंग करी थी तो उतना सही दिख नहीं रहा था। जब भी हम किसी ऑप्शन में क्लिक कर रहे थे, अबाउट में क्लिक कर रहे थे, या गैलरी थी हमारी ऐसे बनी हुई, गैलरी में क्लिक कर रहे थे तो गैलरी तो खुल के आ जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर जो हेडर और फुटर वाला सेक्शन आना चाहिए था, हेडर और नीचे फुटर, वो नहीं आ रहा, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम करके देखेंगे, इसी को पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट हम बना के देखेंगे वहाँ पे। तो आप लोगों को भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपने वेबसाइट बनानी है। बहुत ज़्यादा उसमें हमने CSS की प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं करी है, इसमें सिंपली हमने बनाई 2 CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करी है केवल मैंने यहाँ पे इसमें, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा इफेक्ट आ जाए तो आगे और जो प्रॉपर्टी हमारी आएंगी काफ़ी एडवांस अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी हमारी इसमें है CSS के अंदर, तो उससे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बहुत अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर कंटिन्यू करके, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही करते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा आइडिया तो आपको लग गया होगा कि कैसे कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सर जो आपने आज बताया ना, उसका हाँ, यूज करके भी बना सकते हैं वेबसाइट जो आपने दी हाँ, है। इसका अच्छा वो वाला जो ऑप्शन है वो तो फ्रेम के थ्रू दिया था मैंने, बट आप अपने ट्राई के लिए, अपने सीखने के लिए आप बना सकते हो, अपने आप ट्राई के लिए बना सकते हो, ठीक है। बना लेना उसको आप, तो अच्छा रहेगा वैसे, क्योंकि फ्रेम के थ्रू तो वेबसाइट हमारी बहुत कम बनती है, बट ज़्यादातर वेबसाइट आप देखोगे वो उसी फॉर्म में बनाई जाती है। अब इसमें देखो, देखने वाले को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि इसमें टेबल टैग हमने यूज़ किया है या नहीं किया है। जैसे टेबल टैग के थ्रू हमने यहाँ पे हेडर वाला पार्ट बनाया, टेबल को हमने किस तरह से मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, बिल्कुल भी देखने वाले को तो एकदम से पता नहीं लगेगा कि कैसे बनी है जब तक उसकी कोडिंग वो चेक ना करे। अगर इसका व्यू सोर्स किया जाए तभी वहाँ पे पता चल पाएगा उसके बारे में। सोर्स तो यहाँ पे क्या ऐसे तो दिखा नहीं रहा इसका ही, अब आएगा, पेज सोर्स दिखा रहा है इस तरह से, कैसे बना है तब वो पता लग पाएगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का, वैसे ही पता कर सकते हैं, देख के तो पता नहीं चलेगा कि कैसे बनी है, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जबकि बहुत नॉर्मल से ही ऑप्शन हमने यूज करे हैं। और वेबसाइट का जो एक लुक होता है, जो इंटरफेस होता है, ठीक ठाक मतलब आ गया जैसे होना चाहिए जिस फॉर्म में। पहले भी तो हमने ऐसे ही किया था, इसी फॉर्म में तो किया था हमने पहले भी, ठीक है। और इसको अगर हम मिनिमाइज भी करते हैं, जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, तो आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन था इसका, वो बिगड़ नहीं रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल, मेन्यू बार ठीक आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये इसका मोबाइल व्यू है एक तरह से, मेन्यू बार हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, इमेज सही आ रही है, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, ऑटो मैनेज कर लिया उसने पूरी, ठीक है। फुटर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये रेस्पॉन्सिव भी बन गई एक तरह से, रेस्पॉन्सिव भी है ये, ठीक है। कई बार क्या होता है कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें CSS लगानी पड़ती है, कई बार इस तरह से भी हम यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए तो फिर इतना ही करते हैं, रेस्ट फिर आप लोगों को ऑप्शन से कल बताऊंगा मैं। हाँ बताओ। मेन कॉन्टेंट से लिंक कर रहे हैं ना, किससे? अबाउट अस और गैलरी को तो मेन कंटेंट से लिंक करेंगे। हाँ, कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस को भी नहीं करेंगे, अबाउट अस को अलग ही बनेगा। होम को आप जो लिंक करोगे, जैसे अगर होम का मैं यहाँ पे लिंक देना चाह रहा हूँ, देता हूँ सब वही, तो यहाँ पे जो लिंकिंग होगी होम की मेरी, जैसे कौन सा है होम वाला ऑप्शन मेरा, यहाँ पे ही, ठीक है। तब मैं एंकर टैग लगा के AHREF इक्वल्स टू, अब होम के लिए मैंने यहाँ पे इसका क्या नाम रखा था वही देखना पड़ेगा आपको, इस पेज का जो ये पेज बना है इसका क्या नाम था,
इसका नाम था हमारा home1.html, ये हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और होम के बाद एंकर टैग बन जाएगा। होम के लिए तो ये होगा हमारा, अदर्स के लिए पेज हमारे या पेज हमें बनाने पड़ेंगे। फिर कलर का ऑप्शन भी आप देख लोगे हमारा यहाँ डीएक्टिव हो गया। तो इसके लिए मैंने एक तरीका आपको बताया भी था कि फॉन्ट वाला जो टैग है ये हमारा कहाँ लगेगा, एंकर टैग के बाद लगेगा। और यहाँ पे जो फॉन्ट टैग हमारा क्लोज हुआ है वो एंकर टैग से पहले क्लोज हो जाएगा, मतलब एंकर टैग इसके बाद बंद होगा रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब जाके हमें फिर वहाँ पे वो कलर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे फीडबैक पे क्लिक करेंगे ना तो लिखने का आता है, वो बॉक्स कैसे, मतलब वो कैसे बनाएंगे सर? फॉर्म से कल आप लोगों को फॉर्म अच्छा उससे बनाएंगे। अच्छा उससे बनाएंगे, फॉर्म से बनेगा फीडबैक फॉर्म, वही तो हुआ। फॉर्म के थ्रू आप चाहे फीडबैक फॉर्म बनाओ, एप्लीकेशन फॉर्म बनाओ, कोई भी फॉर्म बनाओ, वो डिपेंड करता है फिर आप कौन सा फॉर्म बना रहे हो वहाँ पे, ठीक है। कलर भी देना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर नहीं लेगा। जब भी मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम लिंक देते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट कलर जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट कलर लेता ही नहीं है। तो अलग से कलर मेंशन करना पड़ेगा हमें, फॉन्ट टैग को एंकर टैग के बाद देना पड़ेगा, तब हम उसका कलर भी चेंज कर पाएंगे। दूसरा जो अंडरलाइन आपको दिख रही है, ये अंडरलाइन हटाने के लिए फिर CSS में जाना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो अभी मैं सारे ऑप्शंस का भी आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। जैसे अब फॉर्म वगैरह, थोड़ा सा फॉर्म अच्छी तरह से दिखाने के लिए या बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, टेबल टैग के थ्रू किया जाता है उसको भी, तो वो कैसे होगा वो तरीका भी आपको बता दूंगा। जैसे होम पेज वाला तो हो गया हमारा, समझो। अब फीडबैक फॉर्म कल हम बना के देखेंगे, इसमें फीडबैक फॉर्म, ठीक है। तो किस तरह से फॉर्म को अच्छे से मैनेज किया जाता है और सही फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है, वो तरीका भी पता लग जाएगा आपको। गैलरी का तो मैंने आप लोगों को ऑप्शन पहले ही बताया था। इनमें बस मैं आपको ये ऑप्शन दिखा दूंगा कि अगर अलग से पेज हम बनाएंगे तो पेज किस तरह से बनेंगे, कैसे बनेंगे, मतलब ठीक है, किस तरह का उसका इंटरफेस होगा, ये चीज़ मैं आपको कल ही समझा दूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में वो आता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है फिर आप लोगों को? यस सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। तो इनको आप लोग ट्राई करके देखना ऑप्शंस को, ठीक है। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि फाइल सारी सेंड कर दूँ आपको, जितने भी हैं सेंड मैं कर ही दूँगा। वैसे अभी तक जितना भी कंटेंट है वो तो आप लोगों को सब सेंड मैंने किया ही है पहले भी, ठीक है। तो इनको आप ट्राई करके देखना, इनके बेसिस में ऑप्शंस को अप्लाई करके देखना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।